आम बजट 2026 को लेकर देश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार युवा, किसानों की मुश्किलें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट, निवेशकों का भरोसा कमजोर होना और घरेलू बचत में आई भारी कमी जैसे गंभीर मुद्दों को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है और ये बजट देश की असली आर्थिक चुनौतियों से मुंह मोड़ने जैसा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की जमकर सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये बजट महंगाई पर नियंत्रण, किसानों को प्राथमिकता, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुधारों को मजबूती देने वाला है। साथ ही 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को साकार करने वाला अपार मौकों का हाईवे है, जो देश को तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। फोन टैपिंग मामले से जुड़े एक अहम अपडेट में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से एसआईटी ने हैदराबाद स्थित उनके नंदी नगर आवास पर करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की, जहां उनका बयान ऑडियो और वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया गया। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं ने पूरे तेलंगाना में प्रदर्शन शुरू कर दिया। केसीआर के हैदराबाद पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक उनके समर्थन में जुटे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि बीआरएस नेताओं ने इस जांच को राजनीतिक दबाव का मामला बताया। जांच एजेंसी इससे पहले दर्ज किए गए बयानों के आधार पर ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण से किसे लाभ पहुंचा। वहीं पूछताछ के बाद केसीआर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। दूसरी ओर राज्य के कई इलाकों में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने मार्च, धरना और प्रदर्शन किए, जिससे कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी है, जो उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त से तय बैठक से ठीक पहले एक अहम सियासी कानूनी कदम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने नाम से दाखिल याचिका में एसआईआर प्रक्रिया और माइक्रो ऑब्जर्वर को दिए गए अधिकारों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इससे आम लोगों में डर की स्थिति बनी है और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी चिंताओं के कारण कई लोगों की मौत तक की बातें सामने आई हैं। उन्होंने साफ किया कि वो चुनाव आयोग से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी। जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक रणनीति बताया है और तृणमूल कांग्रेस ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी निगाहें सोमवार को चुनाव आयोग के साथ होने वाली बैठक और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में संभावित सुनवाई पर टिकी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के दौरान लोकसभा में एक बड़ी सियासी बहस देखने को मिल सकती है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहस की अगुवाई करने की संभावना है और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब देंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी इस दौरान अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की स्थिति, सामाजिक न्याय, विदेश नीति और ग्रामीण रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं, जबकि सत्तापक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में गिनाई गई उपलब्धियों और बजट 2026 के प्रावधानों के जरिए अपना पक्ष रखेगा। संसद में इस बहस के लिए कुल 18 घंटे का समय तय किया गया है, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्ष सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये चर्चा आने वाले दिनों की सियासी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां साल 2013 की आपदा के बाद बंद पड़ा रामबाड़ा गरुड़ चट्टी वाला पारंपरिक पैदल मार्ग करीब 13 साल बाद फिर से खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पुराने मार्ग का चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलिंग, रेन शेल्टर और पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके दोबारा शुरू होने से यात्रियों को अब पैदल यात्रा के लिए 2 विकल्प मिलेंगे, जिससे भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। प्रशासन के अनुसार आगामी यात्रा सीजन 2026 से इस मार्ग पर आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिससे बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026 में उत्तराखंड के छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि इस बार बजट में आयुर्वेद, हर्ब्स, ड्राई फ्रूट्स, आधुनिक बागवानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेम्प जैसे सेक्टरों पर खास फोकस किया गया है, जो पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कम जमीन, सीमित संसाधन और कठिन हालात में खेती करने वाले उत्तराखंड के किसानों के लिए जड़ी बूटी, औषधीय पौधे, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स और हेम्प की खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प बन सकती है। बजट में आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा मिलने से रिसर्च, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के नए अवसर खुल सकते हैं। वहीं एआई टूल्स के इस्तेमाल से किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपनी उपज और आमदनी बढ़ा सकेंगे। माना जा रहा है कि अगर बजट में किए गए प्रावधानों को जमीन पर सही तरीके से लागू किया गया तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में खेती फिर से मजबूत आजीविका और रोजगार का बड़ा आधार बन सकती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद केंद्र सरकार अब शिक्षा प्रणाली को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सीबीएसई के समकक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड को स्थापित किया गया है, जिससे देश भर के स्कूल तेजी से जुड़ रहे हैं। ये बोर्ड कक्षा 1 से 12 तक मान्य है और इसके प्रमाण पत्र यूजीसी, एआईसीटीई और सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, जिससे छात्रों के उच्च शिक्षा के विकल्प पूरी तरह खुले रहेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड में वेद, उपनिषद, गीता, भारतीय दर्शन, संस्कार और संस्कृति के साथ आधुनिक विज्ञान, तकनीक, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल्स पर जोर दिया गया है। वहीं रटने की बजाय समझ और गतिविधि आधारित पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई है। सरकार और बोर्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे छात्रों की मानसिक सेहत पर दबाव कम होगा और शिक्षा अधिक व्यावहारिक बनेगी, जिससे आने वाले समय में भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।